हेलो बच्चों, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो सबसे पहले तो आप सभी को एक वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग, जब भी आप हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे। तो सबसे पहले आज हम एक नया सेगमेंट शुरू करने वाले हैं जो आपकी स्क्रीन पे थोड़ी देर में आ जाएगा। दैट इज लॉज ऑफ मोशन आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। हमने पिछले वीडियो जो हमारे साथ बने हुए हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमने पूरा क्लियर कर लिया है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन हमने पहले ही करवा के रखा है, ठीक है। तो उसका आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ऊपर आई टैब पे भी एक आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास सेगमेंट बचता है फिजिक्स में अगला, लॉज ऑफ मोशन। कि मोशन के बारे में पहले तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब उस पर लगने वाले कुछ लॉज और यहाँ से कैसी प्रॉब्लम्स आती है, कैसा इलेवंथ का टॉपिक है, शुरू बेशक ये 9th से हो जाता है। तो 11th में कैसी प्रॉब्लम्स आप डील करेंगे और उसके बाद नीट एंड जेई में से कैसे सवाल आएंगे। तो आइए इन पे चर्चा करते हैं बिना किसी देरी के। स्क्रीन, ओके। तो स्क्रीन आपके सबके सामने आ गई होगी। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसका एक कॉन्टेक्स्ट बता देते हैं आपको, ओवरव्यू टाइप का, कि हम इसमें करने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले करेंगे हम आज इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद हाँ, लेक्चर शुरू करने से पहले कॉपी पेन हाथ में, नोट्स आपके साथ में बनाते रहिएगा। ऐसे कॉन्टेक्स्ट लिख लो, ये हमने पढ़ना है। इसमें से क्या क्या मेरे को जेई में आता है, क्या क्या बोर्ड्स में पूछते हैं, क्या क्या 11th में आता है, क्या क्या 12th में आता है, और क्या क्या जेई नीट की तैयारियों में मेरे को आवश्यकता है। तो वहाँ पे आप हाईलाइटर या कलर्ड पेन, लाल हरा नीला पीला सारे पेन का इस्तेमाल करो, जैसा कर सकते हैं। बट फिर भी शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पहले कर लेंगे आज, ठीक है। इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम इसमें पढ़ेंगे एक और चीज़, एरिस्टोटल फेलेसी। बहुत जगह पे इसको करवाया तो जाता है, बट एरिस्टोटल फेलेसी के नाम से नहीं बताया जाता। सिर्फ एक एग्जांपल दे देते हैं, फिर करवा देते हैं, क्योंकि इतना एक खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता। हमारे से जेई में से कोई सवाल आ जाए नहीं होता ऐसा। बट जो गैलीलियो ने बताया था लॉ ऑफ इनर्शिया, और उसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ कैसे ओवरकम किया, इसका स्टार्ट एरिस्टोटल नहीं कर दिया था पहले। कहीं ना कहीं एरिस्टोटल ने एक चीज़ दी थी जो बाद में गैलीलियो ने करेक्ट की, बाद में सो ऑन, आपको पता है क्या क्या हुआ, ठीक है। सेकेंडली हम पढ़ेंगे जो कि है लॉ ऑफ इनर्शिया, इसी के बाद आया, यस। लॉ ऑफ इनर्शिया पे बात करने के बाद हमारे पास है न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ के बारे में हम बातचीत करेंगे कि कैसे होते हैं, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस लगाएंगे, तब मज़ा आएगा। तब मज़ा आएगा, थोड़ा थोड़ा बेसिक के साथ साथ, ठीक है। और इसके बाद करेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, अभी हम सिर्फ लीनियर लीनियर की बात करें। अगर कहीं बोला जाए ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज फॉर लीनियर मोमेंटम, आगे आएगा एंगुलर मोमेंटम। जब इसी के बाद वर्क एनर्जी पावर के बाद हम करवाएंगे सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन ऑफ मोशन, वहाँ पे मजा आएगा। वहाँ पे लीनियर के साथ साथ एंगुलर की टर्म्स भी चलेगी, वहाँ पे उसका भी होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। वो वहाँ पे चर्चा करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझने के बाद जब आपको समझ आ जाएगा, इसके बाद हम करेंगे एक छोटा सा टॉपिक जो कि आई थिंक एक लेक्चर में या इन बिटवीन भी निकल जाएगा, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। ये समझना बहुत ज़रूरी है, छोटा सा टॉपिक है बट समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स लिख लीजिए आप, कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स, ठीक। इसके बाद हम करेंगे लास्ट, एक अपना बचता है एक सर्कुलर मोशन। और हाँ, सर्कुलर मोशन यहाँ पे आई टैब में, इसी टाइम में दे दूंगा आई टैब में, एंड डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा सर्कुलर मोशन, क्योंकि जब हम मोशन इन प्लेन कर रहे थे वहाँ पे एक सर्कुलर मोशन की मैंने 1 घंटे की वीडियो बनाई है, वो आप देख के आए तो बहुत मजा आ जाएगा यहाँ पे जब सर्कुलर मोशन चलेगा, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड उसी का ही तो है, ठीक है। और सातवां क्या रहेगा हमारे पास, 7 देखेंगे तो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स, ठीक है। तो मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स ही लिख लेता हूँ, प्रॉब्लम्स करेंगे यहाँ पे। ये सब करने वाले हैं हम इस चैप्टर में, तो बने रहिए। ये देखिए, ये 1 2 3 एंड 4, 4 से 5 वीडियो का रहेगा। देखिए, आराम आराम से चलिए, कॉपी पेन लेके चलिए, नोट्स बनाते रहिए, बुक साथ में रखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। सब कुछ फूटता हुआ चला जाएगा। फूटता हुआ मतलब जैसे बोलते हैं ना, एग्जाम फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, करता कोई कुछ नहीं है। नहीं नहीं, बहुत सारे बच्चे करते भी। चलो, सिंपल शुरू चर्चा। देखिए, पिछले चैप्टर में ना मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन के बारे में, हम पार्टिकल के मोशन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे पढ़ा है ना, मोशन, रेफरेंस पॉइंट, इन सब के साथ डील कर चुके हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर दी हमने, रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम की है ना, पीछे जाके देख लो। वेक्टर्स के साथ सारा डील कर लिया, सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन की चर्चा कर ली, रिलेटिव मोशन की चर्चा कर ली, बहुत कुछ कर लिया हमने, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, जब एक यूनिफॉर्म मोशन का कंसेप्ट आता था, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, object moving equal distance in equal interval of time, and for that it has to carry out a constant velocity। वहाँ पे सिर्फ constant velocity का कंसेप्ट आता था, सिंपल सी अगर मैं बात करूँ, सिर्फ वेलोसिटी की बात करते थे। बट यहाँ पे अभी हमने एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, मोशन इन प्लेन, वहाँ पे सब कुछ बताया है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते कैसे हैं, कैसे किस फ्रेम में जंप करना है, कैसे वहाँ से बाहर आना है, सब कुछ बताया है वहाँ पे, ठीक है।
आगे भी इसी में भी बता ही दूंगा, रिलेटिव मोशन थोड़ा इसमें भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस आता है वहां पे वेलोसिटी के साथ साथ एक्सेलरेशन का कंसेप्ट भी ऐड ऑन हो जाता है। तो एक क्वेश्चन अभी तक इस पे बात नहीं हुई, कौन सा क्वेश्चन? देखो, व्हाट गवर्न्स द मोशन ऑफ अ बॉडी। वहां पे हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यहाँ पे बॉडी पे आ जाते हैं। व्हाट गवर्न्स GOVERNS अंग्रेजी, वाह। व्हाट गवर्न्स द मोशन ऑफ बॉडीज। गवर्न मतलब कि बॉडी के मोशन को नियंत्रित कौन करता है। इस चैप्टर में आपको पता चलेगा मोशन का कॉज क्या है, किसकी वजह से मोशन हो रहा है, क्या एक्सेलरेशन की वजह से मोशन होता है, फोर्स लगाने की वजह से मोशन होता है। अब दो टाइप की फोर्सेज पढ़ेंगे, इंटरनल भी होगी एक्सटर्नल भी होगी, क्या क्या होता है, दिमाग खराब। चलो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो हम फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। और किसके द्वारा वो फोर्स लगाई जा रही है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एजेंसी। जैसे मैंने ये माउस उठाया, अब मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है। तो ये मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, और यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसी क्या होगी, एजेंसी क्या होगी, मेरा हाथ, जिसकी वजह से फोर्स लग रही है। पैर से मारूंगा तो मेरा पैर, सिर से हिलाऊंगा तो मेरा सिर, समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो कुछ एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए होती है फोर्स लगाने के लिए, या फोर्स को प्रोवाइड करने के लिए, या बॉडी को मूव करने के लिए उसकी। देखो मूव भी दो तरह से होता है, बॉडी को मूव करने के लिए उसकी रेस्ट पोजीशन से मोशन के लिए, या किसी बॉडी के मोशन को सीज करने के लिए, किसी बॉडी के मोशन को स्टॉप करने के लिए, किसी बॉडी के मोशन को रोकने के लिए। तालियां, ओके। जैसे फुटबॉल है, बहुत सारे फुटबॉलर होंगे हमारे पास, बच्चा लोग फुटबॉल खेलते होंगे, ठीक है। तो रेस्ट से उसको मोशन में लाने के लिए उसको किक मारते हैं, ठीक है। वैसे ही स्टोन को ऊपर फेंकना होगा तो एक अपवर्ड पुश चाहिए होता है। हवा का झोंका, तूफान कभी आ जाता है तो हैवियर ऑब्जेक्ट्स को वो उड़ा के ले जाता है, घर की छत छत उड़ा के ले जाता है ऑब्जेक्ट की, क्या बात करें, ठीक है। जैसे हवा चलती है तो पेड़ पत्ते हिलते हैं ना, एक तरह को स्विंग मिल जाता है ब्रांचेस को या पेड़ पौधे का ही, तो तूफान आ गया तो उखाड़ के ले जाता है, ठीक है। अब ये तो हुआ रेस्ट से मोशन के लिए। दूसरा, एक बॉल आ रही है ऊपर से इंक्लाइन प्लेन से नीचे के लिए, तो हमको फोर्स लगानी पड़ती है इसको रोकने के लिए, बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन टू स्टॉप इट। ये भी जरूरी है, फोर्स लगा तो रहे हैं, बाहुबल तो बहुत है हमारे पास, लगा तो रहे हैं पर लगा कहाँ रहे हैं। बॉल ऊपर से नीचे आ रहा, हम भी उसके पीछे से निकल आए तो रुक ही नहीं रहा, हम तो इतना जान लगा रहे हैं। मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई हुई फोर्स इतनी कि उसका मैग्नीट्यूड को कैंसिल कर ले, जिसकी वजह से नेट एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए। ये जो मैंने लाइन बोली ना, लिख लेना, ठीक है। ऊपर से वो फोर्स लगा रहा है कुछ 5 न्यूटन, फोर्स का यूनिट पता है ना, न्यूटन। F=m में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको 1 न्यूटन भी बोलते हैं। ऊपर से 5 न्यूटन लगा रहा, तो नीचे से मेरे को एटलीस्ट उसको रोकने के लिए 5 न्यूटन लगानी पड़ेगी। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। इन सभी एग्जाम्पल में जो भी एक्सटर्नल एजेंसीज थी हमारे पास, देखो फोर्स थी वहां पे तो हाथ से रोक रहे थे, या हवा से, विंड थी यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसी, और हमारे हैंड्स थे एक्सटर्नल एजेंसी, एंड ईटीसी जो भी आप एग्जाम्पल सोच सकते हैं। फुटबॉल में किक मारी तो पैर था, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में थी, ये ध्यान रखो, हमने रोक के, मतलब फिजिकल टच करके उसको रोक रहे थे, ठीक है। ऑब्जेक्ट की कांटेक्ट में थी। हर एक केस में ये जरूरी भी नहीं है, यहाँ पे अरिस्टोटल चाचा भी ये गलती कर गए थे। देखो बताते हैं क्या गलती कर गए थे। हर एक केस में जरूरी नहीं है कि किसी को रोकने के लिए या किसी को चलाने के लिए उसको फिजिकल कांटेक्ट ही करना पड़े, उसको छूना ही पड़े, ठीक है। वो ग्रेविटी की वजह से भी नीचे आ सकता है। एक बंदा ऊपर से फेंक दिया, अब नीचे आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं उसमें, हमने तो कुछ नहीं किया, नहीं किया ना। ग्रेविटी की वजह से फ्री फॉल हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से नीचे को आ रहा है। दूसरा, बार मैग्नेट है, ठीक है, तो वो आयरन नेल्स को, लोहे की कीलों को एक सर्टेन डिस्टेंस से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, तो उसमें कोई टच हुआ नहीं ना। तो मतलब दे शो दैट एक्सटर्नल एजेंसीज जैसे कि ग्रेविटेशनल एंड मैग्नेटिक फोर्स कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन बॉडी इवन फ्रॉम अ सर्टेन डिस्टेंस। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम छू के मेरे मन को तूने किया जो इशारा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक चीज में कांटेक्ट की आवश्यकता हो। पर क्या हो अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। देखो इस चैप्टर में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, तो थ्योरी में ज्यादा बातचीत होगी, थोड़ा मतलब बोर्ड का इस्तेमाल भी कर लेंगे, ठीक है। पर क्या हो अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही हो, ठीक है। एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे मैं बोलूँ एक क्या ले सकते हैं हम, स्केटर, आइस स्केटिंग की है कहीं, कभी की होगी जीवन में अगर, या नहीं की होगी टीवी में देखी होगी, कहीं तो देखी, सुनना ही होगा आइस स्केटिंग वाले, चलो ठीक है। आइस स्केटर जो है, स्केटर है एक, वो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ हॉरिजॉन्टल आइस स्लैब। आइस का एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि फ्रिक्शन वहां पे कम होता है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझ लो, स्केटर मूव कर रहा है सीधी डायरेक्शन में विद अ कांस्टेंट स्पीड बोल दो, कांस्टेंट वेलोसिटी बोल लो, कोई चक्कर नहीं है। जब हमने पहले बोल दिया ना स्ट्रेट लाइन, तो वहां पे मैग्नीट्यूड आ गया, तो आगे स्पीड बोल लो, या अगर बोल दिया कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वहां पे पहले से पता होता है कि डायरेक्शन फिक्स है। समझे मेरी बात, मैंने बोला स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये भी एक ही बात है। अगर मैं बोलूं कि मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उसमें भी एक डायरेक्शन स्पेसिफाइड होगी। ऑन हॉरिजॉन्टल आइस स्लैब इज एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। यहां से एरिस्टोटल अंकल का थोड़ा दिमाग चौंधिया गया था, तो उन्होंने सोचा था कि अब देखो कोई ऑब्जेक्ट से मूव कर रहा है, अब उसको मान लो वो 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, ठीक है, और हमने कोई छोड़ दिया लगाना,
तो क्या वो 10 किलोमीटर पर आवर से ही मूव करता 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 चल जाएगा? मतलब किसी एक बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलाने के लिए क्या वहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए रहती है या नहीं? होता है या नहीं होता है? ये उनका केस था। इज एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन ए यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में चलाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए 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 होती है। क्या ये बात सत्य है या असत्य है? इसमें एरिस्टोटल चाचा का दिमाग खराब हो गया था। तो यहीं से आई थी एरिस्टोटल फैलेसी। तो ये सॉल्व किया था गैलीलियो ने। इसका आंसर एक सटीक आंसर दिया था गैलीलियो ने कुछ 17th सेंचुरी में। जो न्यूटनियन मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं उसका फाउंडेशन बना था। इस क्वेश्चन का आंसर सोचो, ये हमको इतना सिंपल सा लग रहा है ना, बट जितनी भी हम न्यूटनियन मैकेनिक्स पढ़ते हैं, जो न्यूटन ने मैकेनिक्स दी थी, जितनी हम आजकल पढ़ भी रहे हैं न्यूटनियन मैकेनिक्स, वो इसी पे ये उसकी फाउंडेशन थी। ये सवाल यहाँ से आगे चलता गया चलता गया, फिर रुकता ही नहीं, फिर हमको पढ़ना पड़ता है, बाद में पता लगता है कितना था। ठीक है, जिसने मॉडर्न साइंस को भी बर्थ दिया था इस सवाल की प्रॉब्लम ने। ठीक है, तो एरिस्टोटल की थिंकिंग क्या थी, इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो तो कुछ एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा इसको मूव कराते रहने के लिए। एक तो तक करने के लिए, चलो वो तो चाहिए, करने के लिए तो चाहिए, कराते रहने के लिए भी एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, ये बोला था एरिस्टोटल ने। थिंकिंग थी। ठीक है, देखो एरिस्टोटलियन लॉ ऑफ मोशन था क्या, ये आपको एक नई चीज बताते हैं, थोड़ा बोर्ड में भी लिख ही लेते हैं। ठीक है, ए फॉर एप्पल नहीं, एरिस्टोटल। यहाँ पे एरिस्टोटलियन लॉ ऑफ मोशन क्या था, यहाँ पे था, लिखो बच्चा पार्टी, लिख भी सकते हैं देख भी सकते हैं, कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। पहले उन्होंने इतनी सी बात की कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। अब देखो ये देखने में कुछ दम तो लगता है इस बात में, कुछ दम तो है ना इस बात में। कैसे? देखो इस बात में दम ऐसे कि जब हम छोटे से होते थे ना, एक छोटा बच्चा भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है। छोटे बच्चे को गाड़ी गुड़ी चलाई बचपन में, टॉय कार वही ऐसे ऐसे गाड़ी चलाने वाली, एक वो नहीं आती थी गाड़ी, गाड़ी रखते उसमें पीछे से वो धागा खींचते थे, धागा ऐसे पुल किया गाड़ी ऐसे ज़मीन पे, फिर छोड़ दिया, तो वो गाड़ी ऐसे मूव करती है, वो धागा छोटे 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 होता रहता था, तो किसी एक पॉइंट पर रुकती थी, जब वो धागा खत्म हो जाता फिर से खींचना पड़ता था। ठीक है, तो हमको छोटे मरते से ही पता है कि कंटिन्यूसली चलाना पड़ेगा इसको ताकि ये कंटिन्यूसली मूव करती रहे। तो छोटे बच्चे भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो तब तक चलेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स है, और बाद में वो रेस्ट पे आ जाएगी। तो क्या गलत है इसमें? कुछ गलत है इसमें? दिमाग चलाओ ना थोड़ा, कुछ गलत बोल रहे हैं क्या एरिस्टोटल जी? ठीक ही बोल रहे हैं फिलहाल तक, तो सही लग रहा है ना? ओ लो जी, लाइट समाप्त, लाइट गो वेंट गॉन, बालों का भी सत्यानाश। चलो कोई बात नहीं, तो कुछ दम तो है इस बात में, गलत तो नहीं कह रहे हैं वो भी। अभी आए हमको लग रहा है, आपको लग रहा है। देखो एक मूविंग कार है, वो रेस्ट में आती है, उस कार पे लगने वाली एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है, फ्लोर कार पे लगाता है। ठीक है, जो फ्रिक्शन बोलते हैं ना, कार ऐसे जा रही है तो फ्लोर कार पे फ्रिक्शन लगाएगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो अब इसको काउंटर करने के लिए बच्चा क्या करता है, गाड़ी में एक्सटर्नल फोर्स लगाता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। उसको चलाने के लिए वो फोर्स लगाता है, और उसको काउंटर करने के लिए फ्रिक्शन आता है, उसको काउंटर करने के लिए फिर वो फोर्स लगाता है। वाह वाह वाह, कितना काउंटर स्ट्राइक हो गया है। ठीक है, जब गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन पे होती है, अब ध्यान से रखना, ये चीज लिखने वाली है, जब भी गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन में होती है या कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है, तो देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब ये कैसे बोल सकते हैं आप? अब देखो कैसे बोल सकते हैं, देखो बच्चा जो फोर्स लगा रहा है ना, वो फ्रिक्शन को कैंसिल कर रही है, ये बात ध्यान रखना। जो उस बॉडी के मोशन को अपोज कर रहा है, उसी को काउंटर करने के लिए तो हम फोर्स लगा रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं ना गाड़ी आगे चलाने के लिए हम फोर्स लगाते हैं, बट डीप डाउन कॉज इसका देखें, कॉज इसका देखें, तो वो फ्रिक्शन को अपोज करने के लिए वो बच्चा या हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहे होते हैं। तो यहां से एक चीज हमें पता लग सकती है कि यदि फ्रिक्शन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, बट यदि फ्रिक्शन ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है बार बार फोर्स लगाने की उसको मोशन में रखने के लिए। फ्रिक्शन हो ही ना तो कोई ज़रूरत है क्या? कोई ज़रूरत नहीं है उसको एक्सटर्नल फोर्स बार बार लगाने की। ठीक है, ऐसा। बट ये अपोजिंग फोर्स जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन बोलते हैं सॉलिड के केस में, फ्लूइड्स के केस में आता है तो कुछ विस्कस फोर्स होती है, जैसे विस्कोसिटी आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये ना नेचुरली इस वर्ल्ड में हमेशा प्रेजेंट है। तो यहाँ से तो समझ आता है, क्या समझ आया, कि बॉडी को कंटिन्यूसन मोशन में रखने के लिए, मोशन में रखने के लिए फ्रिक्शन को ओवर करते रहना होगा, एंड एक्सटर्नल एजेंसीज इसके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारे गैलीलियो अंकल ने, उन्होंने इमेजिनेशन में ये सोचा कि अगर फ्रिक्शन ना हो तब क्या हो। देखिए, तो यहीं से जन्म हुआ था। अब आई थोड़ी सी काम की बात, इतनी सारी थ्योरी अगर बोर भी होगे तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट यहां से आया द लॉ ऑफ इनर्शिया। उसके लिए उन्होंने क्या किया ना,
एक ऐसे मान लो यहाँ पे सरफेस लिया, उसके लिए एक इंक्लाइन ऐसा लिया और एक इंक्लाइन यहाँ से ऐसा लिया, ठीक है, यहाँ से नीचे यहाँ से ऊपर। अब मैं ऐसे एरोस क्यों लगा रहा हूँ ये आप देखना भी, ठीक है। उन्होंने स्टडी किया ऑब्जेक्ट के मोशन को इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को पहले देखो, पहले उसने ऑब्जेक्ट रखा किसी यहाँ पे और यहाँ की कोई हाइट एच भी मान लो, और वही सेम हाइट यहाँ की भी, जो इस पॉइंट की हाइट है ना, अगर यहाँ से ऐसे 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 जाते रहे हम आगे, इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, तो इस पॉइंट की हाइट भी यहाँ से एच ही होगी, ठीक है। ऐसा उन्होंने किया, मतलब ये दो एंगल्स को सेम रखा। इतनी ऐसी चर्चा मैं बता देता हूँ आपको, ठीक। यहाँ पे उन्होंने किस हाइट पे एक बॉल रखा, ठीक है। तो पहले केस में उन्होंने क्या देखा कि बॉल आ रहा है नीचे को, बॉल नीचे को आ रहा है, मतलब यहाँ पे हुई एक्सिलरेशन, एक्सेलरेट हुआ वो ऑब्जेक्ट कोई भी, ठीक है। सेकंड वाले केस में उन्होंने क्या देखा, अब बॉल नीचे को आएगा और वहां से ऊपर भी तो चढ़ेगा, ठीक है। तो वहां पे डी एक्सेलरेशन, बॉडी का मोशन जा रहा है, तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। यहाँ पे हुई रिटार्डेशन, कहाँ पे, जैसे वो बॉल यहाँ पे आगे कहीं पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा, और यहाँ से फिर उसने ऊपर चढ़ना शुरू किया। ये मान लो ये फर्स्ट केस था, यहाँ पे मान लो सेकंड केस है, ठीक है। तो वहां पे हुई रिटार्डेशन, ठीक है। अब उन्होंने एक तीसरा क्या किया, तीसरा बोला उन्होंने, अगर इसको बोले मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन या सरफेस, प्लेन लिख देता हूँ, सरफेस ही हो जाए, ठीक है। मान के चलो बीच में एक ऐसा गैप रख लो, ऐसा, ये ऐसा मान लो, ये ऐसा मान लो, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था। वो बॉल पहले कुछ यहाँ से नीचे आएगा, एक्सेलरेट होगा, यहाँ पे वो कुछ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव किया और यहाँ पे किसी हाइट पे पहुंचा। ऐसा एक कर्व समझ लो पहले, ठीक है, समझ लिया कर्व एक। देखो, गैलीलियो ने देखा ऑब्जेक्ट जो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव कर रहा है मस्ट नाइदर हैव एक्सेलरेशन नॉर रिटार्डेशन। ध्यान से लिख भी लो इस बात को, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो बॉडी मूव कर रही है, अब देखो ऊपर से नीचे आने में एक्सेलरेशन, नीचे से ऊपर जाने में रिटार्डेशन, तो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वो मूव करेगा उसके पास ना कोई एक्सेलरेशन होनी चाहिए ना उसकी कोई रिटार्डेशन होनी चाहिए, अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस हो। ये है इमेजिनेशन की दुनिया वाला कंसेप्ट। कैसे होगा, ना वो एक्सेलरेट हो पाएगा ना डी एक्सेलरेट हो पाएगा एक प्लेन ऑब्जेक्ट में, और फ्रिक्शन तो है नहीं, रुकेगा तो है नहीं। दैट इज वो मूव करना चाहिए कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, सही बात है, रोकने के लिए कोई है नहीं फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन क्या करेगा, उसके मोशन को अपोज करेगा। तो अपोज करने की वजह से होगा क्या, उसकी स्पीड ग्रेजुअली कम होती रहेगी, मतलब डी एक्सेलरेशन हो जाएगी वहां पे। बट फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शन ही नहीं, अपोजिंग फोर्स नहीं है, तो रिटार्डेशन का कंसेप्ट होना नहीं चाहिए। तो देखो इसी के साथ साथ इसको थोड़ा सा मिटा दें, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे। बड़ा क्यों करेंगे, क्योंकि तब समझ अच्छा आएगा। कैसे अच्छा आएगा हम बताते हैं। देखो एक ही सरफेस लिया, मान के चलो ये और ये वो सरफेस है, ठीक है। यहाँ से भी हाइट h उसकी और यहाँ से भी हाइट h उसकी, एक मतलब पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ऐसे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, पहले बॉल रखा यहाँ, वो बॉल नीचे आया और ग्रेजुअली वो बॉल पहुंचेगा कहाँ, उन्होंने देखा कि वो पहुंचेगा सेम हाइट पे, जहां से छोड़ा उसी हाइट को अटेन करेगा, वहां पे वो रुकेगा। लाइट आ गई, वाओ, हाँ एसी 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 एसी। ओके, हम कहाँ थे, हाँ हम थे यहाँ पे। अब देखो बॉल टॉप से छोड़ा, वो सामने को वो चढ़ेगा ना, और कितना चढ़ेगा कि नियरली सेम हाइट पे, थोड़ी कम होगी। अब देखो ये क्यों पहले बोल रहा था मैं सेम पहुंचेगा, अब क्यों ऐसा बोल रहा हूँ सुनो। बॉल जैसे ऊपर को गया, छोड़ा, पहले छोड़ा, फिर वो ट्राई करेगा ऊपर पहुंचने की। अभी मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसा होगा जहाँ पे फ्रिक्शन है, क्योंकि उसी हाइट तक नहीं पहुंच पाएगा, कुछ ना कुछ एनर्जी उसकी फ्रिक्शन खा लेगा। तो सेम हाइट पे, नियरली सेम हाइट पे पहुंचने की वो ट्राई करेगा, थोड़ी कम रहेगी, बट वो हाइट कभी उससे ज्यादा नहीं हो सकती, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इफ फ्रिक्शन इज absent, द फाइनल हाइट ऑफ द बॉल इज इक्वल टू इनिशियल हाइट ऑफ द बॉल। ये केस है जब फ्रिक्शन लेस सरफेस हो हमारे पास, तो ये जो फाइनल इनिशियल हाइट है ये फाइनल हाइट के बराबर होगी जब फ्रिक्शन एब्सेंट है। अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, तो उस हाइट तक वो नहीं पहुंच पाएगा, थोड़ा सा कम रहेगा, नियरली वो सेम होगी, थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ी सी कम, बट उस लेवल से जितनी उसकी इनिशियल हाइट थी, फाइनल हाइट उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये उन्होंने देखा, ये तो हमको भी पता ही है। तो उन्होंने क्या किया ना, अब धीरे धीरे ये जो फर्स्ट स्लोप था, मान लो ये S1 लिख देते हैं, इसको S2 लिख देते हैं, तो ये S2 का ना स्लोप को इसको कम कम शुरू करना किया, कि अगर स्लोप कम करेंगे तो भी क्या उसी हाइट पे अटेन होगा। मान के चलो ये एंगल अगर 60 था तो अगला एंगल उन्होंने 40 लिया, तो अगला उन्होंने क्या किया, ये स्लोप थोड़ा सा ना कम कर दिया और ये ऐसे कुछ लाइन बना दी, ऐसे ये कुछ कम एंगल है। फिर भी उन्होंने क्या देखा, बॉल फेंका यहीं से ही,
सेम, इनिशियल हाइट सेम रखी, फाइनल जो थी हाइट तो वो उतनी रही, खैर स्लोप डिस्टेंस बढ़ गया ना, चलने का रास्ता ज्यादा हो गया, तो क्या उसी हाइट को अटेन करेगा, तो देखा कि बिल्कुल उसी हाइट को अटेन कर रहा था। और एंगल कम किया, ऐसे कोई एंगल बनाया सेम हाइट तक, हाइट रखनी सेम ऐसे, तो देखा कि वो बॉल फिर उसी हाइट पे जाके पहुंचा कहीं ऐसे, यहाँ कहीं ऐसे, सेम उसी हाइट पे जहां से छोड़ा था, सेम उसी हाइट पर, डिस्टेंस चाहे जितना मर्जी हो, बट ये फ्रिक्शनलेस की बात हो रही है, इमेजिनेशन में बात हो रही है, समझ में, ठीक है, अगर फ्रिक्शन हो तो कम ही पहुंचेगा, उस हाइट पे नहीं जा पाएगा। तो उन्होंने देखा कि एक और बना लेते हैं, चलो ऐसे 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 ऐसे, देखो कितना लंबा डिस्टेंस हो गया है, हो गया ना, बट उन्होंने देखा कि हाइट रही सेम। अब उन्होंने क्या किया ना, अब उन्होंने यहाँ से कुछ नहीं रखा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही रन किया, तो बॉल ने क्या किया, ऊपर से वो नीचे आया, अब वो हॉरिजॉन्टल पे ऐसे मूव कर रहा है, तो हमने क्या बोला, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वहां पे जो जितनी वो एक्सेलरेशन थी उसके पास, अब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ना कोई एक्सेलरेशन होगी ना कोई रिटार्डेशन होगी, फ्रिक्शन है नहीं, तो मोशन को अपोज करने वाली कोई चीज है नहीं, सॉरी, तो ये मूव करेगा इनफाइनाइट डिस्टेंस, द बॉल ट्रेवल्स एन इनफाइनाइट डिस्टेंस, क्यों, उसको वो हाइट मिलेगी ही नहीं कहीं, अब देखो अगर 1 डिग्री भी हो ना तो भी उस हाइट तक कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएगा, जितना ऊपर से आया उतना ही वो चलता रहेगा, अब 0 डिग्री है, वो ऊपर की तरफ है ही नहीं, उस हाइट तक वो पहुंचेगा ही नहीं, तो इस केस के हिसाब से उसको, बॉल को इनफाइनाइटली लॉन्ग डिस्टेंस पे वो चला गया, मतलब वही बात ना कि एक पेडल इज इनफ टू मूव अराउंड द होल वर्ल्ड, एक बार साइकिल में पेडल मारा और चलती रहेगी, फ्रिक्शन ना हो, बट इसमें भी कंसिक्वेंसेस थे, देखो मैं बाद में बताता हूँ आपको, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, अब ये बॉल को रुकना नहीं चाहिए क्योंकि उसको वो हाइट मिलेगी ही नहीं, हाँ यहाँ पे देखो ये एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, यहाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ आइडियलिस्टिक सिचुएशन है जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकली जब देखें तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे भी एक फाइनाइट डिस्टेंस पे जाके वो बॉल कहीं रुक जाएगा, वैसे नहीं चलता रहेगा, फ्रिक्शन की वजह से वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वो रुक जाएगा कहीं आगे, ठीक है, अब वो फ्रिक्शन को 100% सक्सेसफुली एलिमिनेट करना इस दुनिया में तो पॉसिबल है नहीं, कहीं और मिल जाए तो देख लेना, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, यम पॉसिबल है, ठीक है, तो अब समय आया और गैलीलियो अंकल ने एरिस्टोटल अंकल और उनके फॉलोअर्स का धागा खोल दिया। मतलब कैसे, लिखो, ये लाइन लिखने वाली है, ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि बॉडी को कंटिन्यूसली मूव करवाते रहने के लिए एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूशन में होनी चाहिए, बीच बीच में एक्सटर्नल फोर्स कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए, तब तक मूव नहीं करेगा। तब गैलीलियो अंकल ने जब आइडियलिस्टिक सिचुएशन बनाई तो उन्होंने देखा कि फ्रिक्शन अगर ना हो तो बॉल जहाँ से छोटा वो एक इनफाइनाइट डिस्टेंस जाके ट्रेवल कर लेगा, क्योंकि ना एक्सेलरेशन है ना रिटार्डेशन है ना उसको रोकने के लिए कुछ है, तो कैसे रुकेगा, देखो, द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, अब ये यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, ज़्यादा कोई हैवी गणित नहीं है इसमें, हाँ, आर इक्विवेलेंट, ये पहली लाइन फेंक के मारी उन्होंने कि स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ये दोनों स्टेट्स जो है ये इक्विवेलेंट ही हैं, क्यों इक्विवेलेंट है मैंने पहले बोला था, देखो क्यों बोला था, इन बोथ केसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो यहाँ नहीं पढ़ता ना वो आगे आके माथा खुजाता है अपना फिर कि अब ये कैसे हो गया, कहाँ से हो गया, देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, रेस्ट में तो कोई नेट फोर्स है ही नहीं, बट जब यूनिफॉर्मली भी वो मूव कर रहा है ना तो वहां पे भी कोई, क्यों, देखो जितना फ्रिक्शन लगा रहा है उतना ही हम लगा रहे हैं और वो यूनिफॉर्मली मूव करता रह रहा है, फ्रिक्शन का इफेक्ट पूरा कैंसिल आउट करने के 5 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स अगर लगा रहा है तो उसके इफेक्ट को पूरा खत्म करने के लिए हमको 5 न्यूटन फोर्स ही लगानी पड़ेगी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से उनके बीच में नेट फोर्स कितनी हुई, 5 इधर से 5 इधर से, नेट खत्म, देर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, क्योंकि हमने उतनी ही फोर्स लगाई जितनी फ्रिक्शन लगा रहा था, तो वहां पे एक नेट एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया 0, 5 इधर को 5 इधर को खत्म, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, और वो मूव करती रहेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, ठीक है, ये एज्यूम करना तब गलत है, तब यहां पे गलती की एरिस्टोटल ने, ये एज्यूम करना गलत है कि नेट फोर्स होनी चाहिए ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए, ये नोट, अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा ना, इसके साथ जब फ्रिक्शन पढ़ाएंगे ना तब समझ आ जाएगा, जब फ्रिक्शन में पढ़ेंगे ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक की फॉर्म, रोलिंग फ्रिक्शन,
एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन वहाँ पे आएगा एक लिमिटिंग फ्रिक्शन, तब समझ आएगी ये चीज़। नोट पहले यहाँ कर लो, देख लो। टू मेंटेन अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, in uniform motion we need to apply an external force to encounter the frictional force, so that two forces sum up to zero net external force। ये लाइन किसी को समझ आएगी उसके पास कोई भी सवाल जीवन में बचेगा नहीं इस रिगार्डिंग। सम अप का मतलब क्या है, जैसे ना 5 न्यूटन इधर को लगा रहा है तो एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, तो मैंने बोला ये वाली डायरेक्शन मान के चलो पॉजिटिव है, ये मैं बहुत बार खेल कर चुका हूँ। तो दूसरा 5 न्यूटन इधर को है, तो जो मेरी डायरेक्शन में उसको मैं पॉजिटिव लूंगा, सम करो ना दोनों फोर्सेस का। दूसरी फोर्स कितनी है, दूसरी है 5 न्यूटन बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये -5 न्यूटन, प्लस माइनस माइनस और नेट इफेक्ट इनका क्या हो जाएगा, 0। आई होप यार ये बात समझ आ रही होगी। अभी मेरे पास ना कंटेंट की लिमिटेशन है, क्योंकि जितना जहाँ पे जिस रूप में डिलीवर होना चाहिए उतने मैं बता रहा हूँ। आगे की चीज़ में यहाँ पे स्पॉइलर नहीं देना चाहिए, कभी स्पॉइलर नहीं देना चाहिए। आगे फ्रिक्शन वाला पढ़ेंगे ना हम, देखो तब ये सारी चीज़ें क्लियर होती है। अभी भी मैं गारंटी देता हूँ, बच्चे आप लोग फिजिक्स प्रेमी है ना, 70-75% बच्चों को ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। डाउट सिर्फ कहाँ रहता है ना कि 5 इधर से 5 इधर से, वो रुक जाना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को क्लियर करो, थोड़ा 10-15 मिनट पीछे से फिर से पढ़ना शुरू करो। हम बोल रहे हैं बॉडी मोशन में है पहले से ही, अब जो फोर्स लग रही है वो सिर्फ उसके फ्रिक्शन को कैंसिल करने के लिए लग रही है, हम उसको कंटिन्यूशन में मूव रखने के लिए, मतलब हम ऐसा बोल रहे हैं ना कि आगे फोर्स लगा तो आगे को जा रहा, हम डीप डाउन उसका फ्रिक्शन का इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए लगा रहे हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ता है, बस इतना स्पॉइलर दे सकता हूँ, आगे नहीं दूंगा, ठीक है। रिजल्ट इन दो फोर्सेस का रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाए, सम अप टू जीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स। आई होप आपको इतना बात समझ आ गई होगी। अब एक बार ना इन सारी बातों को समराइज करके मैं ये राम कहानी अमर चित्र कथा को समाप्त करते हुए ये बताता हूँ, समराइज करते हुए, कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एक बॉडी जो है, मेन लाइन ही बता देते, छोड़ो इसको पहले मिटा देते हैं। एंड में थोड़ा सा ना मेरे को भी लग रहा है, थोड़ा थोड़ा शायद मैसी हो गया, क्योंकि ज़्यादा बार बोल के ना रिपीटेशन करके शायद आपको डाउट ना आ गया हो। तब एक समराइज करके बोल देता हूं मैं कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू 0, तो अ बॉडी एट रेस्ट, इसको प्लीज लिखना है ना, रेस्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू, ये यूनिफॉर्म वाला है, ठीक है, ये ध्यान रखना, यूनिफॉर्म भी लगा सकते हैं इसमें आप, ठीक है। कंटिन्यूज टू मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिख लेता हूँ, क्योंकि डायरेक्शन भी आ गई ना वेलोसिटी लिखने के साथ साथ, ठीक है। कंटिन्यूज टू मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इतना समझ लो कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होने का मतलब क्या है, कि अगर बॉडी रेस्ट में है वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 रहेगा। अब देखो फर्स्ट लॉ भी कुछ ऐसा ही है, वो मैं आगे बताऊंगा, बट यहाँ पे सिर्फ इतना है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसके दो मतलब हो सकते हैं। मतलब कि एक बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट, एंड अ बॉडी इन अ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन लिख सकते हैं, बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही, अगर वहां पे क्या होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ठीक है। फर्स्ट लॉ भी आपको ये बताता है ना कि एक बॉडी तब तक ही मूव करती रहेगी, एक बॉडी तब तक यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करती रहेगी जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं उसको रोकने के लिए। तो एरिस्टोटल ने क्या बोला था कि एक्सटर्नल फोर्स चाहिए बॉडी को चलाते रहने के लिए, पर गैलीलियो ने क्या बोला कि अगर हम फ्रिक्शन के इफेक्ट को कैंसिल कर ले, नेट एक्सटर्नल फोर्स को 0 कर ले, नेट फोर्स बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स को यदि 0 कर ले तो वो रेस्ट का रेस्ट में ही रहेगा और मोशन का मोशन में ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। बॉडी की इसी प्रॉपर्टी का नाम है इनर्शिया। इनर्शिया को क्या लिखते हैं, इट इज द मेजर ऑफ मास, ये वाली लाइन में लिखेंगे, इट इज अ मेजर ऑफ मास। और दूसरा इनर्शिया मींस रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है। किसी भी चेंज के लिए एक रेजिस्टेंस बॉडी के पास होता है कि वो बॉडी मोशन में ना, हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो वो चाहेगी कि मैं मोशन में ही रहूं, रेजिस्टेंस करेगी वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए। अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स कंपेल्स इट टू चेंज दैट स्टेट। समझा की बात, बॉडी तब तक अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को तब तक चेंज नहीं करेगी जब तक किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा उसको फोर्स ना किया जाए, प्रेशराइज ना किया जाए अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए।
दैट्स इट। आज की थ्योरेटिकल वीडियो क्लास में इतना ही। यहाँ से आगे चर्चा, सॉरी 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 सॉरी, बीच में मेरी वजह से मैसी हो गया था। अगर थोड़ी सी दिक्कत आई हो प्लीज़ हमें क्षमा करें, ये दिक्कत आगे हम सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, अगली वीडियो में जब फर्स्ट लॉ पढ़ोगे ना तो और क्लियरेंस आ जाएगा, फ्रिक्शन पढ़ोगे और क्लियरेंस आ जाएगा, क्वेश्चन करोगे खत्म। ठीक है, तो होप सो आज की वीडियो में आपको मजा आया होगा। थोड़ा बहुत तो आया ही होगा यार, ऐसा मत बोलना। मजा आया तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं, मेरी वीडियो में कमेंट्स तो आते नहीं है। ठीक है, कमेंट सेक्शन इज योर डाउट सेक्शन, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सी यू, टाटा, राधे राधे।